क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, है ना, एक छोटा सा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, है ना, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? ऑल सच क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। से फॉर एग्जांपल आपका टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, वॉल्यूम, एरिया, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? ऑल दोस all those quantity all those quantity which which can be measured is known as is known as physical, है ना, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कह सकते हो, है ना। ये सब सारी चीजें जो है ये सब हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ऑल दोस क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी भी हमारा सब डिवाइडेड है ना। अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं हम लोग, है ना, फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी, अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये भी हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है ना। एक है आपका स्केलर, है ना, एक आपका आ गया स्केलर क्वांटिटी, है ना, स्केलर क्वांटिटी। और नेक्स्ट जो है आपका दूसरा वो है वेक्टर क्वांटिटी, है ना, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। फिजिकल क्वांटिटी कितने कितने तरह में डिवाइडेड है? दो दो पार्ट्स में। वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है क्या। स्केलर क्वांटिटी हमारा जिसपे हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना, इस पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, है ना। इसको हम लोग डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है ना। इसको हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हमें इसकी मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है ना। से फॉर एग्जांपल मास हो गया, है ना। मास इज अ वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि अगर मास अगर बोलते हो आप कि कोई एक पर्सन है, उसका वेट है 50 kg, है ना। तो 50 kg अगर उसका वेट है, तो इसका मतलब वो नहीं कि उसका डायरेक्शन जरूरी है कि किस डायरेक्शन में उसका वेट है। नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग जस्ट बात करते हैं क्या? उसके मैग्नीट्यूड की। हमें उसमें उसकी डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं करना पड़ता है ना, उसकी जरूरत ही नहीं होती है स्केलर क्वांटिटी में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, है ना। इसमें से हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड। और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज इंडिपेंडेंट, है ना, इंडिपेंडेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, है ना, डायरेक्शन, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, क्लियर है। इसमें हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, है ना। स्केलर क्वांटिटी में जस्ट हम लोग उसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है ना। उसको हम लोग डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ओके। वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आप कोई एक डोर है ना, यहाँ पे देखो, कोई एक डोर है, ठीक है।
आपके क्लासरूम का ही कोई एक डोर है, ठीक है, ये यहाँ से पकड़ के खींचना पड़ता है। तो अब से बोला जा रहा है कि इसमें अगर हम लोग 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, है ना, 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो खुल जाएगा, है ना, 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो खुल जाएगा। तो मैं गया और खोलने गया इसको, ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में खोल रहा हूँ, जैसे कि जिस तरफ से बंद होता है ना, सपोज दैट कि मैं पुल ना करके पुश कर रहा हूँ, है ना, तो मैंने 5 न्यूटन लगा दिया, 10 न्यूटन लगा दिया, 50 न्यूटन, मैंने 100 न्यूटन तक फोर्स लगा दिया, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा है, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। फिर आप गए और तुरंत उसको पकड़ के अंदर की तरफ पुल किया, दरवाजा खुल गया। तो समझ में आ रही बात, क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। 5 न्यूटन फोर्स तो है ना, लेकिन किस तरफ, हमें पुल करना है, हमें पुल करना है, ठीक है, हमें पुल करना है तब जाके, लेकिन पुश करोगे, है ना, लेकिन अगर दरवाजे को पुश करोगे तो ये 5 न्यूटन का फोर्स हमें नहीं लगेगा, क्योंकि ये पुश करने से खुलेगा ही नहीं दरवाजा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है ना, हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है। 5 न्यूटन फोर्स है ना, तो ये दरवाजा तभी खुलेगा जब हम इसको पुल करेंगे, ना कि पुश करें, है ना। तो ये क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड, इट डिपेंड्स बोथ ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्लियर है? यस सर। फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। स्केलर क्वांटिटी क्या है समझ में आ गया, वेक्टर क्वांटिटी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इन सब में? ठीक है, तो अब नो सर। रिप्रेजेंटेशन का तरीका, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ना, इसको हम लोग कोई भी, जैसे कि मान लो कि स्पीड है तो स्पीड एस से डिनोट कर दिया, है ना, कोई भी टी से इस तरह करके हम लोग डिनोट कर सकते हैं। मान लो कोई क्वांटिटी है, उसको हम लोग पी से डिनोट कर दे हैं, है ना, कोई भी मतलब कि एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग इस तरह से स्मॉल या कैपिटल से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करना हो गया, जैसे कि फोर्स, है ना, तो हमें उसके ऊपर एक एरो देना पड़ेगा इस तरह का, है ना। वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी, अगर मान लो कि टी है ना, टी एक क्वांटिटी है वेक्टर, तो उसको हम लोग इस तरह का रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। टी एक क्वांटिटी है तो उसको हम लोग इस तरह का वेक्टर साइन यूज करना पड़ेगा, है ना, ऊपर में एक एरो देना पड़ेगा। क्लियर है? रिप्रेजेंट कर, अगर वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से होगा, और अगर स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो नॉर्मल जिस तरह से आप स्मॉल या कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है? स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी समझ में आ गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर लो। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड सिस्टम्स, है ना, यूनिट एंड सिस्टम्स। ठीक है, तो अगर यूनिट क्या मतलब है कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको, है कि नहीं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो सपोज दैट कि यू हैव मास, है ना, कोई एक बॉडी का हम लोग मास ले लेते हैं, है ना। मास बोला कि एक बॉडी का मास है 50 केजी, है ना, तो 50 केजी, तो हियर केजी इज यूनिट, है ना। अगर किसी को बोल दूं कि इसका मास 50 है तो आप क्या समझोगे, है ना, आप कुछ समझ पाओगे इसमें कि क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, है ना। तो इसके लिए हमें म्यूट करो, अदिति तुम्हारा म्यूट करो अपना, आपका आवाज आ रहा बैकग्राउंड से। ओके, तो यूनिट एंड सिस्टम, मास जो है, सपोज दैट यूनिट
समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि मास, अगर मान लो कोई बॉडी का मास 50 केजी है ना, तो इसमें जो केजी है दैट इज कॉल्ड यूनिट, है ना। अगर आप यूनिट नहीं डालोगे तो वो जो क्वांटिटी हमने लिखा है वो यूजलेस हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। अगर बोला जाए कि 50 केजी, तो सिर्फ मैं बोल दूं कि एक बॉडी का मास है 50, तो आप क्या समझोगे 50 क्या है, सेंटीमीटर है कि क्या है, उसकी क्या चीज के बात करो, 50 न्यूटन, क्या कुछ भी लगा सकते हैं ना वहां पे यूनिट, तो हमें यूनिट मेंशन करना जरूरी होता है। लेंथ की बात कर लेते हैं, कोई एक स्केल है ना, कोई एक स्केल है जिसकी लेंथ जो है 200 सेंटीमीटर है ना। तो 200 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर आपका यूनिट है, अगर सेंटीमीटर ना दूं, सिर्फ बोल दूं कि उसका लेंथ कितना 200, तो आप क्या समझोगे 200 क्या है, 200 ग्राम, 200 आपका सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, मीटर है, क्या है, उसकी लेंथ हमें समझ में नहीं आएगी, है ना। तो इसी के वजह से हमें यूनिट का जो है इंपॉर्टेंस समझ में आया, है ना, कि यूनिट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हम लोग को देना बहुत जरूरी होता है। क्लियर है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को बहुत सारा एक सिस्टम मिला हमें, है ना, जिसमें कि आपको, है ना, सीजीएस यूनिट होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, है ना। एफपीएस सिस्टम होता है, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। एमकेएस सिस्टम होता है ना, एमकेएस सिस्टम होता है, ये सब सभी सिस्टम होते हैं, ठीक है, जो दूसरे दूसरे देशों में इस्तेमाल होते हैं। तो क्या होता था, बहुत कंफ्यूजन होने के चलते हम लोग इसका एक जनरलाइज जो सब जगह यूटिलाइज होता है, उसे हम लोग कहते हैं एसआई यूनिट, है ना। एक सिंपल हम लोगों के लिए मिला जो कि था एसआई यूनिट, है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर है, जो हम लोग सब जगह पे अभी जो हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, एसआई यूनिट होता है ना। तो जैसे कि लेंथ का, है ना, लेंथ का यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है, लेंथ का एसआई यूनिट आपका मीटर है ना। मास का एसआई यूनिट क्या है, केजी है ना। और सपोज दैट यू हैव फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होगा, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन, है ना। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल न्यूटन। क्वांटिटीज के, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के आपके डिफरेंट सीजीएस एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करना, घर पे जो है आप लोग एक काम कर रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी लिखना, है ना, फिजिकल क्वांटिटी, होम असाइनमेंट है ये, फिजिकल क्वांटिटी लिखना, और उसका एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट का एक चार्ट प्रिपेयर करना, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी लिखा, एसआई यूनिट देना उसका, और उसी का सीजीएस यूनिट, है ना। एटलीस्ट 10 फिजिकल क्वांटिटीज के आप लोग इसको बना के आना चार्ट, ठीक है, हो जाएगा। चलो यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एफपीएस का फुल फॉर्म एक बार और बताइए तो। फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, यस सर। ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, डिस्टेंस पढ़ लिया था, है ना, डिस्टेंस पढ़ लिया था, ठीक है। और हमने पढ़ लिया था सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ लिया था, है ना, डिस्प्लेसमेंट भी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और एक बात नोट करने वाली बात यह है कि डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है ना। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। आप बोलोगे कैसे सर, तो ये देखो, सब सपोज दैट ये बॉडी यहाँ पे था, ये यहाँ से यहाँ गया, ए टू बी, ठीक है, देन यहाँ से वो इधर आया सी, ठीक है। तो ये मान लो कि 3 किलोमीटर गया इधर में, है ना, 3 किलोमीटर, एक सेकेंड, ये सपोज दैट कि यहाँ पे 3 किलोमीटर गया और इधर में 4 किलोमीटर गया, ठीक है। तो ये तो हो गया डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, आप किधर से भी जाओ इसको जोड़ना ही है, 3 + 4 7, है ना।
लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो ये आपको एक ही आपको दिखेगा, वो है इस तरह से, है ना। ये सिर्फ डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन का बीच का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, है ना। तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर है? डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है ना। चलिए, ये तो था डिस्प्लेसमेंट की बात। अब स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना। नंबर 3 में स्पीड, ठीक है, स्पीड। और इधर 4 में देख लेते हैं, है ना, वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी को अगर आप डेफिनेशन के तौर पे लिखोगे तो क्या लिखोगे? इट स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, बस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। और वेलोसिटी किसे कहेंगे? वेलोसिटी किसे कहेंगे? टोटल डिस्टेंस ओवर पर मोशन एनी विथ टाइम। रिस्पेक्ट नहीं बेटा, ये टू होगा टाइम। डिस्प्लेसमेंट। मोशन डिस्प्लेसमेंट, मोशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सर। वेट वेट वेट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर यूनिट। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, है ना, जो कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। या फिर बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब भी हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ बात करते हैं, दैट मीन्स कि उसके हम लोग टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, उससे उसके टाइम्स के रेस्पेक्ट हम लोग उसे मेजर कर रहे हैं। तो स्पीड को भी हम लोग रिप्रेजेंट मेजर किस में करते हैं? जो वी से, है ना। इसको भी हम लोग क्या कैसे डिनोट करते हैं? वी से, है ना, वी से। क्लियर है? स्पीड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होगा, और वेलोसिटी जो होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा, है ना। क्लियर है? स्पीड जैसे कि आपको ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी, है ना। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्पीड कैसा होता है? स्केलर होता है। और वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर होता है ना, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो दैट मींस वेलोसिटी भी आपका डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? यस चलो, नेक्स्ट इज नंबर 5, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने के लिए देखो क्या करते हैं कि सपोज दैट सपोज दैट कि आपने क्या किया यहाँ से, है ना, सपोज दैट पॉइंट ए से आप गए पॉइंट बी में, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी में गए, लेकिन यहाँ पे आप लोग एक जैसे टाइम से, एक जैसे स्पीड से नहीं गए, है ना, आप लोग कुछ अलग अलग स्पीड से गए, है ना। तो ये सपोज दैट कि आपने यहाँ से ए से यहाँ पे आया, कुछ s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे करते हैं? s1 डिस्टेंस, है ना। फिर यहाँ से यहाँ आए, ठीक है, ये मान लो कि डिस्टेंस कवर किया s2, है ना। फिर यहाँ से यहाँ गए, है ना, यहाँ पे आया s3, है ना। फिर यहाँ से यहाँ आए, ये सपोज दैट कि आपने लिया s4, है ना। फिर यहाँ से यहाँ s5। ठीक है, बात समझ में आ रही है? पॉइंट अगर मान लो इसको 1 2 3 4, ठीक है, ए से पॉइंट 1 पे आए तो कितना डिस्टेंस कवर किया हमने? s1। 1 से 2 पॉइंट पे गए तो कितना डिस्टेंस कवर किया? s2। 2 से 3 पे गए तो s3। 3 से 4 पे गए तो s4। और 4 से 4 टू b आपका कितना हुआ? s5, है ना।
सपोज दैट कि यहाँ पे आपको टाइम लगा, फर्स्ट केस में टाइम लगा आपको t1, है ना, यहाँ पे आपको टाइम लगा a से पॉइंट 1 तक जाने में t1 लगा, इसमें t2 लगा, है ना, इसमें t3 लगा, है ना, इसमें आपको t3 लगा, और इसमें आपको लगा t4, और लास्ट में आपको सपोज दैट यू हैव t5। क्लियर है? ठीक है। तो अब जब टाइम अलग लग रहा है, डिस्टेंस अलग है, तो दैट मीन्स इन लोगों का स्पीड या वेलोसिटी कहो तो वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मान लिया कि ये v1 हो गया वेलोसिटी, यहाँ पे v2 हो गया, ठीक है, यहाँ v3 हो गया, यहाँ पे v4 हो गया, और यहाँ पे v5 हो गया। ठीक है। तो जो एवरेज स्पीड होता है ना, क्या कहा मैंने, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड किसे कहेंगे, टोटल डिस्टेंस, है ना, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टाइम। है ना। इसे क्या कहते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड। शायद मैथ्स में भी पढ़ा होगा आपने, है ना, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास, s1 प्लस s2, है ना, प्लस s3 प्लस s4 प्लस s5, है ना, डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5, है ना। ये आपको क्या देगा, तो एवरेज स्पीड देगा, है ना। तो अगर एवरेज वेलोसिटी की, ये तो एवरेज स्पीड हो गया, है ना। तो अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करो, है ना, एवरेज वेलोसिटी की, वेट, अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे हम लोग, एवरेज वेलोसिटी, तो इसका हम लोग को क्या करना पड़ता है कि जस्ट जितने वेलोसिटीज आपको मिले हैं ना, उनको जस्ट एवरेज कर देना है। क्या बोला मैंने, v1 प्लस v2 प्लस v4 प्लस v5 बाई कितना, 5। क्लियर है? v1 प्लस v2 प्लस v3, अच्छा v3 छूट गया ना, v3 प्लस v4 प्लस v5, ठीक है, v5 डिवाइड बाय 5। क्लियर है? ठीक। तो इसी तरह ये समझ में आ गया। अब इसको बात जो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गया ना सभी को? यस सर। ठीक है। वेलोसिटी फिर से एक बार बता दीजिए। एवरेज वेलोसिटी बेटा कुछ भी नहीं है, जैसे कि आपसे बोला जाए एवरेज मास करते हो ना, कि सपोज दैट कि वेलोसिटी की बात करते हैं अगर, कि कोई एक बॉडी है जो कि ए टू बी यहाँ से यहाँ जा रहा है, सपोज दैट 3 मीटर पर सेकेंड से, है ना, 3 मीटर पर सेकेंड से, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो यहाँ पे पहुंच गया, ए से बी पहुंच गया वो, ठीक है। तो आपको बोला कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, क्या बोला, एवरेज वेलोसिटी अगर बोला है, एवरेज वेलोसिटी, तो क्या कहोगे, है ना, क्या बोलोगे, 3 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइड बाई कितने हैं, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया, है ना, तो कितना है, 7 प्लस 2 9 सेम डिस्टेंस कवर करेगी तो क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहे हो? सेम डिस्टेंस सेम टाइम में तय करे तो? वेट वेट, अभी मैं उस पर गया नहीं हूँ, ठीक है, अभी जा उसी को बताना है अभी। यस। क्लियर? एवरेज वेलोसिटी समझ में आ गया? तो हाँ सर। चलो, तो आप अगर मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के पहले एक्सेलरेशन की बात समझ लेते हैं ना, कि एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे, ठीक है। देखो, जब भी आप पहले देख लेते हैं कि ठीक है, जब भी आप मोशन की बात करते हैं ना,
तो आपके दिमाग में तुरंत ये आ जाना चाहिए कि मोशन कैसा है ना, मोशन कैसा है आपका, यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, मोशन कैसा है, आइदर इट इज यूनिफॉर्म, है ना, कैसा होगा यूनिफॉर्म की मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से आपको चल रहा है गाड़ी, यूनिफॉर्म स्पीड, और एक हो गया आपको क्या, है ना, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, है ना। नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि कभी स्पीड इंक्रीज कर रहा है कभी डिक्रीज कर रहा है ना, मतलब इसमें क्या हुआ, इस केस में यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो था आपका वो क्या है, स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, मतलब जिस एक स्पीड से कॉन्स्टेंटली वो हाईवे पे जा रहा है तो जा रहा है उसी स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। और कोई एक ऐसा जैसे भीड़ भाड़ इलाका में कभी गाड़ी स्लो होती है कभी गाड़ी फास्ट हो जाती है ना, तो वैसे मोशन को क्या कहेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। इसमें क्या होता है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट और वेरिएबल, यू कैन से नॉट कांस्टेंट या फिर वेरिएबल, स्पीड जो है वो वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब समझ रहे हो तो, कि कांस्टेंट नहीं है, बस वो वेरी कर रहा है टाइम के साथ साथ, है ना, ओके। तो यूनिफॉर्म मोशन में वही चीज है जो इसका स्पीड, अगर यूनिफॉर्म स्पीड निकालना है तो स्पीड इक्वल टू क्या होगा आपका, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और फिर अगर इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं ना, तो हम लोग को इसमें फिर कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ फार्मूलाज आ जाते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग अभी कुछ देर बाद पढ़ेंगे इसको, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे तीन आपको मोशन के इक्वेशन मिलते हैं, है ना, तीन मोशन के इक्वेशन क्या क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस, अभी बस मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, है ना, इसके बाद हम लोग इसको डिराइव करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, where v is in final velocity, u is initial velocity and a is the acceleration and t is the time, ठीक है। और s इज इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, u इज आपका फाइनल इनिशियल वेलोसिटी है, a आपका एक्सेलरेशन है और t इज आपका टाइम है ना। और तीन ये मोशन ऑफ इक्वेशन मिलते हैं हमें, है ना। ये थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना। आप अभी ये सब पूछो मत कि क्या लिख रहे सर, ये मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। बस मैं बता रहा हूँ कि अगर आप अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो बस हम लोग का ये वाला फॉर्मूला से काम चल जाएगा, है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अगर मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म है तो ये आपको तीन मोशन ऑफ इक्वेशन आपको दिखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, ठीक है, तो है ना। तो ये सब चीजें हैं। और स्पीड कांस्टेंट है, ये यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब है कि सपोज दैट कि मान लिया ए पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट ए है, ए टू बी, है ना, ए टू बी, ये मान लो कि ये डिस्टेंस था 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर था, और स्पीड था आपका, स्पीड आपका कांस्टेंट है कितना, मान लिया कि 2 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से ये जा रहा है, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, या फिर समझो कि टाइम लगा आपको, मान लो कि सपोज दैट कि यहाँ से यहाँ तक स्पीड नहीं दिया है, बोला है कि टाइम टाइम दे दिया है, आपको कितना लगा टाइम, मान लिया कि आपको लगा इसको 1 आवर, टाइम लगा कितना 1 आवर, ठीक है ना। तो क्या कहोगे, कितना स्पीड है इसका, स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। तो डिस्टेंस कितना है 10/1, दैट मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो गया, क्लियर है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ा देर पहले एग्जांपल जो दिया था, है ना, उसी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। सपोज दैट कि पॉइंट ए था, यहाँ से कुछ स्पीड से आया, है ना, कोई एक स्पीड आया v1, फिर यहाँ से यहाँ आया, ये मान लो v2, ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ आया, ये मान लो v3, है ना, यहाँ से यहाँ आया, ये मान लो v4, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो यूनिफॉर्म मोशन का क्या लिखोगे कि इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। मतलब कि अगर 1 घंटा में यहाँ पे 10 किलोमीटर चला है तो अगला 1 घंटा में भी वो 10 किलोमीटर ही चलेगा। समझ में आ रही बात? 1 घंटे में अगर 10 किलोमीटर चला है तो अगले 1 घंटे में भी वो 10 किलोमीटर ही चलेगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है, हमेशा उसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है वो, ठीक है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंसेस जो है वो अनइक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम। मतलब कि मान लो कि अगर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सपोज दैट नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा हूँ कि सपोज दैट कि ये पहला 1 घंटे में चला कितना, 1 आवर में चला 3 किलोमीटर, है ना, 1 घंटे में चला 3 किलोमीटर। अगले 1 घंटे में कितना चलेगा, मान लिया कि 4 किलोमीटर चल गया, है ना। फिर नेक्स्ट 1 आवर में चल गया, मान लो कि 1 आवर में 10 किलोमीटर चला, है ना। तो ये आपको क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे, डेफिनेशन लिख लोगे? Yes, sir. फिर से एक बार बोल देता हूँ यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स equal distances are covered in equal interval of time. Equal distance are covered in equal interval of time, then that type of motion is called uniform motion. ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, unequal distances are covered in equal interval of time is known as non uniform motion. क्लियर है? जब भी हम लोग यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला आएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब भी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो हमारे पास 3 मोशन ऑफ इक्वेशंस आ जाएंगे, है ना। तो ये सब चीजें आती हैं और इनको हम लोग फिर आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। ये जो मोशन ऑफ इक्वेशंस है इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है?